आजकल चुनावों को लेकर कोई भविष्यवाणी करना बड़ा रिस्की हो गया बॉस, क्योंकि लोकसभा में किसी को लग नहीं रहा था कि नरेंद्र मोदी की सीटें कम हो जाएंगी, हो गई। फिर हरियाणा में कम लोगों को लग रहा था कि बीजेपी चुनाव निकाल लेगी, निकाल लिया। फिर महाराष्ट्र में किसी ने सोचा नहीं था कि नरेंद्र मोदी को इतनी बड़ी जीत मिल जाएगी, मिल गई। अब दिल्ली का चुनाव आया है तो सब मानकर बैठे थे कि यहां तो केजरीवाल इलेक्शन निकाल लेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा में केजरीवाल का कोई तोड़ तो दिखा नहीं पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब जब दिल्ली का चुनाव फाइनल राउंड में पहुंच रहा है, जहां नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो चुकी है, अमित शाह भी उतर चुके हैं, योगी की भी एंट्री बस होने वाली है, तो अब चुनाव कौन से डायरेक्शन में जाएगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पा रहा। क्योंकि पीएम मोदी कह रहे हैं कि केजरीवाल हार रहे हैं, इसीलिए घबराकर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी हार होने वाली है, इसलिए बीजेपी गुंडागर्दी कर रही। संजय सिंह कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 60 से ज्यादा सीटें जीतेगी और केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर बीजेपी कह रही है कि 5 फरवरी को जनता केजरीवाल का भूत उतार देगी और 8 तारीख को केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा, वो तिहाड़ में होंगे। इस चुनावी गर्मागर्मी के बीच आम आदमी पार्टी आप ये भी देखिए कि दिल्ली ऐसी जगह है जहां हर दिन चुनाव का मुद्दा बदल जाता है, नया मुद्दा आ जाता है और नए मुद्दे पर कोई नया विवाद आ जाता है, जिसमें कोई कमजोर तो कोई ताकतवर दिखता है। इसमें कभी केजरीवाल भारी पड़ते दिखते हैं, कभी बीजेपी भारी पड़ती दिखती है, कभी कभी कांग्रेस भी अपने मुंह दिखाई के लिए आ जाती है। जैसे केजरीवाल ने आज मिडिल क्लास का मुद्दा उठाकर पीएम मोदी को घेर लिया। उधर कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि केजरीवाल सरकार ने 382 करोड़ का नया घोटाला किया है। उधर बीजेपी मोदी योगी की जोड़ी को उतारकर दिल्ली में नया चुनावी माहौल बनाने में लगी हुई है। यानी जैसे ही दिल्ली का चुनाव अब फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है, माहौल और गर्म से गर्म होता जा रहा है। कैंपेन के लिए सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं और इन्हीं 10-12 दिनों में जिसको जितना जोर लगाना है वो लगाएगा। दिल्ली चुनाव से जुड़ा कंप्लीट चैप्टर आज आपके लिए लेकर आया हूं। अगले 2 हफ्ते में दिल्ली चुनाव में कैसे गदर मचने वाला है आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप दिल्ली में अभी जो जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है उसका एक ट्रेलर देखिए। जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी। शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है। शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। 1 नहीं 2 नहीं 14 सीएजी की रिपोर्ट, भयानक रिपोर्ट है एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। अभी वो 20 दिन के बाद में चुनाव हार रहा है, आम आदमी पार्टी खत्म हो रही है, अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो रही है। खुद तो अपने लिए 32 करोड़ का आलीशान इमारत बना रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा निकृष्ट हमारा मुख्यमंत्री हो, ये कोई बात हुई है? दिल्ली इलेक्शन के फाइनल राउंड में नरेंद्र मोदी की एंट्री ने इलेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। पीएम मोदी ने वैसे तो आज कोई बड़ी रैली नहीं की, लेकिन उन्होंने वो काम किया जो कई मुश्किल से मुश्किल चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत दिला चुका है। पीएम मोदी ने दिल्ली में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत। पीएम मोदी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को अपनी हार दिख रही है, इसलिए वो हर रोज नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज पीएम मोदी ने कैसे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कैसे इस बूथ कार्यक्रम से पीएम मोदी जीत का रास्ता बना रहे हैं। ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है कि ये किला गया, ये मोहल्ला गया, ये इलाका गया, ये चाल गई, ये कॉलोनी गई, और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है और ये खेल भी लोग समझ गए हैं। जब दूसरी पार्टियां बड़ी बड़ी रैलियां और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, उसके बीच में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ये बात समझते हैं कि ये बूथ कार्यकर्ता ही है जो ग्राउंड पर बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए पीएम मोदी हर चुनाव में मेरा बूथ सबसे मजबूत वाला कार्यक्रम करते ही हैं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हैं। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में भी 7 सीट जीतने का श्रेय पीएम मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं को ही दिया था।
पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बूथ कार्यकर्ताओं को 2 बड़े टारगेट भी दे दिए। पहला टारगेट यह दिया कि अपने बूथ पर मतदान के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने होंगे। पिछले 10 साल में जितना मतदान हुआ है उससे ज्यादा मतदान दिल्ली में करवाना होगा। दूसरा यह कि हर बूथ पर बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट कैसे मिले, इस पर कार्यकर्ता काम करें। बूथ कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएं, उनसे बात करें, उनका दिल जीतें। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए पीएम मोदी ने याद दिलाया कि जनता ने 15 साल कांग्रेस के देख लिए, 11 साल आम आदमी पार्टी को देख लिया है, 25 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका, लेकिन बीजेपी को नहीं देखा है। तो एक बार बीजेपी को भी मौका देके देख लो। अब यह भी समझिए कि पीएम मोदी बूथ लेवल पर इतना जोर क्यों देते हैं। साल 2014 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव या नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात का चुनाव, बूथ पर ही फोकस करके पीएम मोदी ने सभी चुनाव को अपने पक्ष में मोड़कर दिखाया है। सबसे ताजा उदाहरण महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का है, जहां पीएम मोदी की बूथ वाली प्लानिंग ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद एक्सपर्ट्स को लग रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव जीत पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां पीएम मोदी अलग प्लानिंग के साथ उतरे। उन्होंने महाराष्ट्र के कुल 1 लाख बूथ पर फोकस किया। इसके साथ एक पैरेलल प्लान बनाया जिसमें उन 12,000 बूथ पर फोकस करने के लिए कहा जिन्हें स्विंग बूथ माना जाता है। यही स्विंग बूथ महाराष्ट्र विधानसभा में जीत और हार तय करते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को इन बूथ पर भेजना शुरू किया, सोशल मीडिया की बड़ी टीम को लगाया और इन बूथ पर लगातार वोटर से संपर्क किया गया, जिसकी वजह से जो 149 सीट पर लड़ रही थी उसने 132 सीट जीत ली और उसका स्ट्राइक रेट 89% का रहा। भाई कार्यकर्ता ही तो जाता है ना, कई बार वोटर निकलता नहीं है घर से, उसको लगता है जीत ही रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है, आलस आता है कि बाकी लोग तो दे ही रहे होंगे, छोड़ो ना छुट्टी मना लेते हैं। ये कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर लोगों को उत्साहित करता है, लास्ट मिनट पे निकाल के लाता है कि चलिए ना बॉस, चलिए वोट देने चलिए। ये बीजेपी की ताकत रही है और वही काम नरेंद्र मोदी चाहते हैं दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो छुट्टी के तौर पर देखते हैं कि आज वोटिंग है तो आज छुट्टी मना लेते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वोटिंग परसेंट बढ़ाओ, बीजेपी अपने आप जीत जाएगी। पीएम मोदी को जीत का भरोसा है तो अरविंद केजरीवाल भी फुल कॉन्फिडेंस जता रहे हैं कि इस बार जीत आम आदमी पार्टी की होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को दिल्ली में सबसे बड़ी और बुरी हार मिलने वाली है। अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर बताता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल ने कैसे मिडिल क्लास का बड़ा मुद्दा उठा दिया और क्या वो दिल्ली चुनाव में असर डाल देगा तो केजरीवाल की बड़ी जीत हो जाएगी, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले केजरीवाल को सुनिए। जैसा मैंने बताया, बीजेपी अपनी शायद 2015 की जो हार थी, 3 सीट आई थी, उससे भी ज्यादा बुरी हार इन लोगों की होने वाली है। इस बार बहुत बुरा हाल होने वाला है और जितनी गुंडागर्दी ये कर रहे हैं उतने वोट इनके कम हो रहे हैं, उतने वोट। जनता ये पसंद नहीं करती। जनता कहती है भाई आप अपना काम बताओ, काम इनके पास है नहीं गिनाने को। जनता कहती है आप अपना विजन बताओ, विजन ये कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दिल्ली के स्कूल बंद कर देंगे, दिल्ली के। जनता को ये सब, इनका एजेंडा पसंद नहीं आ रहा जनता को। इधर पीएम मोदी ने बूथ लेवल की रणनीति पर काम शुरू किया तो उधर केजरीवाल मिडिल क्लास का मुद्दा लेकर आ गए दिल्ली चुनाव। केजरीवाल ने मोदी सरकार से मिडिल क्लास के लिए 7 डिमांड कर डाली। केजरीवाल ने पहली मांग रखी कि शिक्षा का बजट 10% कर दिया जाए। दूसरी मांग उन्होंने रखी कि उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए। तीसरी मांग उन्होंने रखी कि स्वास्थ्य बजट 10% किया जाए, हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथी मांग, इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 10 लाख रुपए कर दिया जाए। पांचवी मांग, जरूरी चीजों पर जीएसटी ही खत्म कर दी जाए। छठी मांग, बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट प्लान और मजबूत पेंशन की योजना बनाई जाए। सातवीं मांग, बुजुर्गों को रेलवे टिकट में 50% की छूट फिर से दी जाए। इन मांगों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह भी गिनवा दिया कि उनकी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए बहुत काम किया है। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये तो मांग है, केजरीवाल जीते या हारे वो तो दोनों टाइम कर सकते हैं मांग को। लेकिन कई लोगों को यह भी लगता है कि कम से कम केजरीवाल टैक्स का मुद्दा उठाकर, मिडिल क्लास का मुद्दा उठाकर मिडिल क्लास की बात तो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दूसरी पार्टियां तो वोट बैंक और नोट बैंक में फंसी और मिडिल क्लास की कोई बात ही नहीं कर रहा। सुनिए एक बार। कई वादे किए जाते हैं धर्म के नाम पे, कई वादे किए जाते हैं जाति के नाम पे, कई वादे समाज के निचले तबके के लिए किए जाते हैं और कई वादे कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए किए जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बाकी पार्टियों ने धर्म और जाति के नाम पे अपने वोट बैंक बना रखे हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करना होता है क्योंकि उनसे चंदा लेना होता है।
तो ये एक तरह से बड़े उद्योगपति उनके नोट बैंक हैं और बाकी लोग उनके वोट बैंक हैं। इस वोट बैंक और नोट बैंक के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो पिस के रह गया है, वो ना इधर का है ना उधर का है, और ये वर्ग है भारत का मिडिल क्लास। कोई भी पार्टी आज मिडिल क्लास के हित की बात करने को तैयार नहीं है। बॉस, केजरीवाल ने मिडिल क्लास का मुद्दा उठाकर बीजेपी को गहरी चोट देने का प्रयास किया। बजट से पहले मिडिल क्लास की बात कर अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास के टैक्स वाले दर्द को भी कुरेद दिया उन्होंने, और इस दर्द में चुनावी फायदा भी उनको दिख रहा है। अगर दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर्स की बात करें और अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ गया तो बड़ा खेल होगा, क्योंकि दिल्ली में अगर आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास वोटर है, जो मोटे तौर पर कई बार माना जाता है कि बीजेपी के साथ जाता है, तो मिडिल क्लास वोटर और इसकी संख्या अगर आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में ऑलमोस्ट 45% वोटर जो है वो मिडिल क्लास है। साल 2020 में जो मिडिल क्लास के वोट थे 2020 में, वो ऐसा माना गया था कि आम आदमी पार्टी को मिडिल क्लास का वोट जो है वो 53% के करीब गया था और बीजेपी को 39% गया था, 39%। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे, यही 2024 लोकसभा देखेंगे, लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में मिडिल क्लास का वोट आम आदमी पार्टी के लिए घटकर 32% का रह जाता है और बीजेपी के लिए बढ़कर 50% का हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जब मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी संख्या में मिडिल क्लास पसंद करता है, लेकिन उस मिडिल क्लास का दुख है ये हर चीज पर लग रहा टैक्स, जिसका मुद्दा हमने भी आपको याद होगा पाठशाला में उठाया था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि मिडिल क्लास के वोट आम आदमी पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन विधानसभा में, और जब लोकसभा चुनाव में ये वोटर्स पीएम मोदी पर भरोसा जताते हैं तो बीजेपी को बंपर जीत मिलती है। केजरीवाल यही चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास को लेकर पिछले 2 बार के विधानसभा का ट्रैक रिकॉर्ड कायम रहे, इसलिए वो चुनाव के आखिरी राउंड में मिडिल क्लास का मुद्दा लेकर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे पिछले बार लोकसभा चुनाव में, इस बार फिर भी लोकसभा चुनाव में उन्हें मिडिल क्लास का वोट एक मुश्त नहीं मिला, इसलिए केजरीवाल अलर्ट मोड में। इधर अरविंद केजरीवाल ने अपने शिक्षा और हेल्थ मॉडल का भी डंका पीटा, बताया कि उन्होंने मिडिल क्लास को कितनी राहत दी है। उधर आज कांग्रेस ने केजरीवाल के हेल्थ मॉडल को लेकर बड़ा खुलासा करने का दावा किया। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार में हेल्थ से जुड़ा 382 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। एक बार सुनिए अजय माकन को। एक नहीं, दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं कि एलजी रोक रहे हैं, लेकिन फायदा केजरीवाल को हो रहा है रुकने का, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो आज हम उन्हीं केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि आप हमें यह बताएं कि ये भ्रष्टाचार के से भरे हुए पन्ने, जिसको एक ऐसे ही एक पन्ने को 14 में से एक जो कि हेल्थ के मुतल्लिक है, जिसके अंदर मैंने ये देखा और पाया 382 करोड़ रुपए का घोटाला केजरीवाल के ऊपर सीधे सीधे इसके अंदर है। बॉस, कांग्रेस की बात की, आज की डेट में क्या वैल्यू रह गई? अगर केजरीवाल घोटाला करते, ये लोग ऐसे ही शराब घोटाला लेकर आए थे, उसके बाद ये लोग इंडी गठबंधन बनाए और उसमें केजरीवाल को साथ लेकर आए, फिर केजरीवाल जेल गए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया, फिर लोकसभा चुनाव केजरीवाल के साथ मिलकर लड़े, और आज केजरीवाल को हराना है तो कह रहे हैं एक नया घोटाला हुआ। बॉस, आप पहले मन तो बना लीजिए कि केजरीवाल घोटाला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका जब मन करता है केजरीवाल आपके दोस्त है, जब मन करता है केजरीवाल घोटालेबाज है, देशद्रोही है। अगर केजरीवाल ने घोटाला किया है तो कांग्रेस पार्टी कहे कि इंडिया अलायंस से निकालो केजरीवाल को। इनके बात की क्या वैल्यू है जब ये दोनों तरफ खेल रहे हैं? शुरू से यही लग रहा था कि दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है, कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं। लेकिन दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने अब एक नया गियर लगाया है। कांग्रेस ने इस बार ज्यादा मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल की राह मुश्किल करने के लिए संदीप दीक्षित को टिकट दिया। चुनाव में राहुल गांधी सीधे सीधे केजरीवाल को अटैक कर रहे हैं।
मोदी और केजरीवाल को एक जैसा बता रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के नेता भी बीजेपी से ज्यादा अरविंद केजरीवाल पर अटैक कर रहे हैं। मुफ्त के वादे करने में भी कांग्रेस पीछे नहीं है। महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया, युवाओं को 8,500 रुपए देने का वादा कर दिया। अरविंद केजरीवाल को एक तरफ कांग्रेस घेर रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी अटैक कर रही है। पीएम मोदी ने आज अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर उन पर फिर से अटैक किया। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर बताऊंगा कि दिल्ली के चुनाव में सीएम योगी के उतरने से क्या असर पड़ेगा। जरा याद करो कैसी कैसी कसमें खाई थी, गरीबों को कैसे भ्रमित किया था। आज शीश महल देख करके हर दिल्ली वासी उनके झूठ को याद कर रहा है, उनके फरेब को याद कर रहा है। जनता के साथ किए गए धोखा का ये जीता जागता सबूत है शीश महल। इनके राज में शीश महल में एक एक सामान पानी की तरह पैसा बहाया गया और इसके बाद इन लोगों ने दिल्ली को साफ पानी के तरसा दिया। बीजेपी के लिए दिल्ली का पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे और उनकी गारंटी पर टिका है। इसलिए चुनाव के आखिरी राउंड में पीएम मोदी खुद उतरे। आखिरी हफ्ते में उनकी धुआंधार रैलियों का प्रोग्राम तय हो चुका है। कहा जा रहा है कि 29 जनवरी को पीएम मोदी पूर्वी दिल्ली में जनसभा करेंगे और इसके बाद 31 जनवरी को द्वारका में रैली करेंगे। 2 फरवरी को भी जनसभा का प्लान है, इसकी जगह अभी तय होनी बची हुई है। पीएम मोदी के साथ ही दिल्ली चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री का भी प्लान तैयार हो चुका है। योगी आदित्यनाथ कल से दिल्ली में प्रचार शुरू करेंगे। सीएम योगी 4 दिन में ताबड़तोड़ 14 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। कल वो दिल्ली में अलग अलग जगहों पर 3 चुनावी सभाएं करेंगे। 28 जनवरी को 4 चुनावी रैली करेंगे, 30 जनवरी को 4 चुनावी सभाएं करेंगे, 1 फरवरी को 3 चुनावी सभाएं करेंगे। यानी दिल्ली चुनाव में मोदी योगी की जोड़ी जो है वो जबरदस्त तरीके से उतरेगी। योगी आदित्यनाथ ऐसे वक्त में दिल्ली के चुनाव में उतर रहे हैं जब राम मंदिर का 1 साल पूरा हो गया है, जब देश में महाकुंभ के जरिए सनातन की लहर चल रही। सीएम योगी दिल्ली के चुनाव को भी हिंदुत्व की पिच पर ला सकते हैं। दिल्ली के चुनाव में भी वो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लॉन्च कर सकते हैं। अपने बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से सीएम योगी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव में असर डाल चुके हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में तो शरद पवार ने खुद माना था कि सीएम योगी के नारे ने चुनाव में उनका गेम बिगाड़ दिया था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया था और 18 में से 17 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी और महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 95% का रहा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने 4 रैली की थी, चारों सीट पर बीजेपी की जीत हुई, यानी जम्मू में योगी का स्ट्राइक रेट 100%। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने 14 सीटों के लिए प्रचार किया, जिसमें 9 पर जीत मिली और वहां योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 64% था। योगी दिल्ली में प्रचार के लिए हुंकार भरेंगे तो एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे की गूंज सुनाई दे सकती है। दिल्ली चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री पर जनता की क्या राय है, एक बार आपको वो भी सुनवाता हूं। विधानसभा में योगी आदित्यनाथ आके प्रचार करेंगे, क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। पहले भी प्रभाव पड़ा है, उनके नाम से ही प्रभाव है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं। जोश बढ़ जाएगा लोगों में? बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ताओं में यूपी में बढ़ता है ना, ऐसे यहाँ पड़ेगा। जैसे यूपी में बढ़ता है ना, ऐसे यहाँ पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के आने से कोई प्रभाव पड़ेगा? पड़ेगा। या ऐसे ही आएंगे बाबा चले जाएंगे? नहीं, पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? मतलब यहाँ पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही रहेगा, गंदा पानी आएगा तो योगी क्या करेंगे? वो तो आगे चले जाएंगे। समस्या वैसी की वैसी है। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम बोलता है, जो काम करेगा उसका सही है, जो काम नहीं करेगा जब योगी आ जाए कोई आ जाए मतलब नहीं। दिल्ली की जनताओं में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली की जनता को अपने हुकूक के बारे में पता है। दिल्ली की जनता को, आवाम को ये पता है कि उनसे किससे फ़ायदा है, किनसे सिक्योरिटी है, यहाँ पर उनके आने से कोई फ़ायदा होगा। और हमारा वोट जो है, हम देखो ये लोकतंत्र है, इसमें कोई किसी को भी वोट दे सकता है, कोई कांग्रेस को दे, कोई भारतीय जनता पार्टी को दे। जहाँ तक चुनाव की बात है तो उनका दिल्ली में तो कोई इतना खास प्रभाव नहीं है। प्लस दिल्ली के अंदर जो आपके केजरीवाल हैं, उनका काम जो होता है वो तो सभी को मालूम है। दिल्ली में योगी की एंट्री और राम मंदिर के 1 साल पूरा होने का माहौल, इन सब से बीजेपी को दिल्ली में बड़ी उम्मीदें। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि आखिरी बार दिल्ली में बीजेपी तब सत्ता में आई थी जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था।
साल 1993 में राम मंदिर आंदोलन की दिल्ली में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका रही। बीजेपी ने 70 में से 49 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर करीब 43% रहा था। और अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद और महाकुंभ के बीच दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद रामलला की वापसी हुई, उसका भी दिल्ली के सत्ता में वापसी पर असर पड़ सकता है, जिसके लिए बीजेपी दिल्ली की उन 52 विधानसभा सीटों पर पूरा जोर लगा रही है जिनमें लोकसभा चुनाव के दौरान उसे बढ़त मिली थी। जबकि लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कई बड़े चेहरों को कैंडिडेट बनाया है। इससे आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम होने की आशंका है। दिल्ली में जीत के लिए बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र की तर्ज पर ओबीसी वर्ग के बीच जाकर या ओबीसी के अंदर आने वाली 52 जातियों तक पैठ बनाने का प्लान एक्टिव कर चुकी है, जिसके तहत पूरी दिल्ली में 52 बड़े सम्मेलन का प्लान है। इसके अलावा एससी बहुल 30 विधानसभा सीटों पर आरएसएस पहले ही मोर्चा संभाल चुका है। हर बूथ पर आरएसएस के 10 दलित कार्यकर्ता एक्टिव हो चुके हैं। यानी बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सीएम योगी के लिए दिल्ली में जो प्रचार का प्लान बनाया गया है उसमें कई मुस्लिम बहुल सीट भी है जहां सीएम योगी प्रचार करेंगे। इन सीटों पर सीएम योगी के प्रचार से हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी के लिए लामबंद हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। मुस्तफाबाद वो सीट है जहां से करीब 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्तफाबाद सीट से ओवैसी ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को उतार दिया है। मुस्तफाबाद की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने अली मेहंदी को टिकट दिया है। हालांकि मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी ने हिंदू उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट को उतारा है। मुस्लिम कैंडिडेट्स के बीच मुस्लिम वोटों की खींचतान से बीजेपी को फायदा हो सकता है। 2015 में जब बीजेपी ने दिल्ली में सिर्फ 3 सीटें जीती थी तो उसमें मुस्तफाबाद की सीट भी शामिल थी। अगले 10 दिनों तक पीएम मोदी, सीएम योगी और अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज दिल्ली में उतरने वाले हैं। प्लान इस तरह बनाया गया है ताकि सभी 70 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। केंद्रीय मंत्रियों को दिल्ली की 2-2 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा भी करीब 15-15 रैलियां करेंगे। पड़ोसी राज्यों के सीनियर बीजेपी नेताओं को भी अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई। इसके अलावा बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की भी दिल्ली चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। दिल्ली में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को सुनिए। वो तो कह रहे हैं कि 5 तारीख को झाड़ू से आम आदमी पार्टी का भूत उतार देगी पब्लिक। जब झाड़ू को नीचे करते हैं तो साफ करते हैं, जो ऊपर करा फिर क्या करते हैं? भूत उतार दे। बैरो बाबा बैठे उतार दो न भूत। 5 तारीख को उतार देगा दिल्ली वाले। इसका भूत उतार दो 5 तारीख को। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है और दिल्ली के लोगों ने मन बनाया है। ये 5 तारीख को वोटिंग होगा। 8 तारीख को भाइयों ये तिहाड़ जेल में चला जाएगा, वहां से छुट्टी पे आ रहा है ये। तो सबके अपने अपने दावे हैं। चुनाव सब कह रहे हैं कि वही जीत रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो माहौल गर्म आया हुआ है। पाठशाला में अगली क्लास, सैफ अली खान पर हमला करने वाला व्यक्ति और जो पकड़ा गया, क्या दोनों अलग अलग आदमी हैं? इसका सच क्या है? सैफ अली खान पर हमले का पूरा सच छुपाया जा रहा है क्या? सैफ अस्पताल से निकले तो ऐसा क्या हुआ कि सवाल खड़े हो गए? अब इसका चैप्टर। एक्टर सैफ अली खान पर आधी रात को हुए हमले के 6 दिन बीत चुके हैं। हमलावर पकड़ा भी जा चुका है। सैफ अली खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी सैफ अली खान पर हमले को लेकर मिस्ट्री बनी हुई है। और यह मिस्ट्री इसलिए बनी हुई है क्योंकि किसी को लगता है कि जो हमलावर पकड़ा गया, उस हमलावर का चेहरा उस आदमी से मैच नहीं करता जो आदमी सैफ की बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में सीढ़ियों से आते जाते दिखा था। किसी को यह लगता है कि सैफ अली खान इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कैसे हो गए। यह तो चमत्कार जैसा है, क्योंकि आमतौर पर किसी भी सामान्य बीमारी में ठीक होने में 4-5 दिन लग जाते हैं। यहां तो सैफ को 6-6 गहरे घाव थे। इनमें 2 घाव तो इतने गहरे थे कि सर्जरी करनी पड़ी थी। गर्दन पर 10 सेंटीमीटर का चाकू का निशान था। पीठ में रीढ़ की हड्डी पर गहरा घाव था। डॉक्टर कह रहे थे कि बाल बाल बच गए।
2.5 से 3 इंच लंबा चाकू का टुकड़ा निकाला गया था। लेकिन सैफ इतने गहरे जख्मों के बावजूद इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए, ये लोग पूछ रहे हैं। सैफ जब हॉस्पिटल से निकले तो जिस अंदाज में वो निकले उसे देखकर लोग दंग रह गए। अस्पताल से निकलकर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे, एकदम फिट नजर आ रहे थे। वैसे तो ये अच्छी बात है कि सैफ पूरी तरह से ठीक दिख रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सैफ पर हमले को लेकर नई नई बातें फिर से होने लगी। नेता नगरी में भी इसकी बात शुरू हो गई। महाराष्ट्र के चर्चित नेता संजय निरुपम ने इसी को लेकर खुलकर बात की और कह दिया कि डॉक्टरों के मुताबिक सैफ अली खान की पीठ में 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था। सैफ का लगातार 6 घंटे ऑपरेशन चला था और यह सब 16 जनवरी की बात है। आज 21 जनवरी है। संजय निरुपम ने लिखा कि इतना फिट सिर्फ 5 दिन में, कमाल है। वैसे आज की डेट में मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि इतने गहरे घाव के साथ 5 दिन के अंदर सैफ का ठीक हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं, क्योंकि लोग तो ये जानते हैं कि यहां बुखार में भी किसी को अस्पताल में एडमिट कराओ तो डिस्चार्ज होने में 4-5 दिन लग जाते हैं, जबकि यहां तो 2.5 इंच चाकू तो सैफ की पीठ में धंसा रह गया था। फिर भी सैफ बड़े आराम से 5 दिन में हॉस्पिटल से घर चले गए। इसी वजह से संजय निरुपम ने इसकी बात की। टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में संजय निरुपम ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा सैफ पर हमले की क्या नई कहानी सामने आ गई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। देखिए, डॉक्टर लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया था उस घटना के बाद, उसके हिसाब से सैफ अली खान के पीठ में 2.5 इंच चाकू घुस गया था और उनका ऑपरेशन लगभग 6 घंटे तक चला था। ऑटो वालों ने बताया था कि वो एक लहूलुहान अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाए गए। ऐसे में कोई व्यक्ति 16 तारीख की एक घटना है और उसके 4 दिन के अंदर इतना स्वस्थ होकर लौटता है तो एक कमाल ही लगता है मुझे। उनकी चलने की स्टाइल पे नहीं, चलने की स्टाइल वगैरह तो ठीक है, वो फिल्म एक्टर है, अपने स्टाइल से चल सकते हैं। क्या कोई आदमी इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? डॉक्टरों ने जो वर्जन दिया उसको देखते हुए अगर इतनी बुरी तरह से वो घायल थे तो 4 दिन के अंदर इतना जल्दी रिकवर हो सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, मुझे मालूम है सैफ अली खान फिजिकली फिट हैं, जिम जाने वाले हैं, तो क्या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना मजबूत है? इस सवाल का जवाब डॉक्टरों को भी देना पड़ेगा, मेडिकल सेक्टर को भी देना पड़ेगा। क्या हमारे मेडिकल सेक्टर में इतनी तरक्की हो गई कि 4 दिन के अंदर आदमी इतना स्वस्थ हो सकता है? संजय निरुपम जो बात कर रहे हैं वो बात किसी के भी दिमाग में आ सकती है कि सैफ अली खान पर इतना बड़ा हमला हो गया, 5 दिन के अंदर पूरी तरह से फिट कैसे हो गए। अब भले ही ये मेडिकल साइंस में मुमकिन है, लेकिन कुछ लोगों के मन में जो डाउट है वो डाउट इसलिए है क्योंकि सैफ अली खान पर हमले के मामले में पहले दिन से ही रहस्य बना हुआ है। हर दिन यह रहस्य गहरा जाता है, हर दिन नई थ्योरी सामने आती है और यह सब अब तक चल रहा है। लोग इसलिए इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात करने लगते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि सैफ अली खान इतने बड़े एक्टर हैं, इतने पैसे वाले हैं, उनके घर में दसियों नौकर चाकर होंगे, फिर भी एक आदमी उनके घर में घुस जाता है, सैफ को चाकू मार देता है, भाग भी जाता है। यह सब कैसे हो गया? और फिर सैफ को ऑटो में अस्पताल जाना पड़ता है। इसलिए लोगों को सैफ के घर पर हमले की कहानी हजम नहीं हो रही। ये बातें पहले दिन से ही हो रही हैं कि सैफ के घर में इतने लोग थे, किसी को क्या भनक तक नहीं लगी कि कोई उनके घर में आ गया है और सैफ को चाकू मारकर चला गया। लेकिन अब ये नई बातें पता चल रही हैं कि हो सकता है कि सैफ के घर के नौकरों में ही किसी का कोई खेल हो, क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत को मुंबई पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि मुंबई पुलिस को सैफ के स्टाफ में शामिल 4 मेल सर्वेंट्स की भूमिका पर शक है। सूत्रों के मुताबिक ये चारों मेल सर्वेंट्स सैफ पर हमले के वक्त घर में मौजूद थे। सूत्रों ने खुलासा किया कि चारों मेल सर्वेंट्स ने सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। शोर शराबे की आवाज सुनकर एक मेल सर्वेंट जो है वो छिप गया, जबकि बाकी तीनों ने भी सैफ को बचाने की कोशिश नहीं की। इस खुलासे की पुष्टि सैफ के बेटे जहांगीर की केयरटेकर नर्स एलियामा फिलिप के उस बयान से भी होता है जो सैफ पर हमले के वक्त सैफ के घर पर ही मौजूद थी। उसने ही हमलावर को सबसे पहले देखा था। धक्का मुक्की के दौरान हमलावर ने नर्स फिलिप को भी ब्लेड से मारने की कोशिश की थी, जिससे उनकी कलाई और उंगलियों पर चोटें आई। एलियामा फिलिप ने पुलिस को जो बयान दिया उसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स नवभारत को पता चली। एलियामा फिलिप ने अपने बयान में उन चारों मेल सर्वेंट्स की भूमिका का जिक्र किया जो हमले के वक्त सैफ के घर में मौजूद थे। नर्स फिलिप ने बयान में बताया कि हमले के वक्त सैफ के घर पर कुल 7 हाउस हेल्प मौजूद थे, जिनमें 3 महिला और 4 पुरुष थे। हमलावर ने जब सैफ पर चाकू से हमला किया तो तीनों महिला हाउस हेल्प चिल्लाने लगी। एक महिला केयरटेकर जहांगीर को लेकर कमरे से बाहर भागने में सफल रही। महिला केयरटेकर ने पास में सो रहे रमेश,
हरी, रामू और पासवान को जगाया। एक पुरुष कर्मचारी घर के अंदर छिप गया। 3 ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। अब सवाल यह उठता है कि 4 पुरुष कर्मचारी हमले के वक्त सैफ के घर में मौजूद थे, इसके बावजूद सैफ पर हमला करके इकलौता हमलावर भाग गया। इसलिए शक लोगों को हो रहा है कि क्या है सच्चाई। कहीं सैफ पर हमले में इन 4 मेल सर्वेंट्स की कोई भूमिका तो नहीं है, क्योंकि नर्स एलियामा फिलिप ने पुलिस को जो बयान दिया उसमें बताया कि उसने हमलावर को तकरीबन 2 बजे घर के अंदर देखा। करीब 2:10 के आसपास हंगामा सुनकर सैफ और करीना आए। अगले 10 से 15 मिनट तक सैफ की हमलावर से हाथापाई हुई। तो फिर कैसे ऐसा कैसे हो सकता है कि जब घर में हंगामा चल रहा था, लोग चिल्ला ही रहे होंगे, तब भी घर में ही सो रहे रमेश, हरी, रामू, पासवान की नींद ही नहीं टूटी। और जब उन्हें जगाया गया तब भी उन्हें सैफ को बचाने या हमलावर को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की उन्होंने? महिलाओं को हमलावर का सामना करते हुए देखने के बावजूद चारों तमाशबीन क्यों बने रहे? सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जब चारों से यह सवाल पूछे तो चारों गोल मटोल जवाब देने लगे, लेकिन पुलिस इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है और पुलिस ने चारों को संदिग्धों की लिस्ट में डाल रखा है। सैफ पर हमले को लेकर अलग अलग थ्योरीज तो चली रही, साथ ही यह चर्चा भी बहुत तेजी से चल रही है कि इस केस की जांच में भी कई झोल है, क्योंकि पुलिस ने सैफ पर हमले के वक्त मौजूद हाउस हेल्प्स के जो बयान दर्ज किए वो रियलिटी से मैच नहीं हो रहे। आप देखिए कि पुलिस को दिए बयान में केयरटेकर ने कहा कि उसने हमलावर को टोपी लगाए हुए देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सैफ के घर से भागते हुए हमलावर ने टोपी नहीं पहनी हुई है। केयरटेकर ने दावा किया था कि सैफ को हॉस्पिटल उनका बेटा इब्राहिम लेकर गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि सैफ के साथ तो सिर्फ छोटा वाला बेटा तैमूर आया था। केयरटेकर के मुताबिक सैफ पर हमले के वक्त करीना भी मौजूद थी, लेकिन यह भी फैक्ट है कि अस्पताल जाते वक्त करीना सैफ के साथ नहीं थी। यानी सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसी कई थ्योरीज हैं जो सैफ पर हमले की मिस्ट्री को बढ़ा रही, लेकिन मुंबई पुलिस कह रही है कि उसने सैफ पर हमले का केस सॉल्व कर लिया है। मंगलवार को पुलिस गिरफ्तार आरोपी को लेकर सैफ के घर पहुंची थी, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। पुलिस का दावा है कि 30 साल के मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने ही सैफ के घर में चोरी करने के लिए वो घुसा था और उसने ये बात कबूल कर ली है कि सैफ के साथ उसकी बहस हुई। इसके बाद उसने चाकू से हमला किया। पुलिस का दावा है कि सैफ जिस बिल्डिंग में रहते हैं उसकी सीढ़ियों पर लगे सीसीटीवी कैमरे में जो शख्स रिकॉर्ड हुआ था, आरोपी शरीफुल वही शख्स है। लेकिन इस बात को लेकर भी सवाल उठ रहा है। सोशल मीडिया पर थ्योरी दी जा रही कि पुलिस ने जिस शख्स शरीफुल को गिरफ्तार किया उसका तो चेहरा ही सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है, जो संदिग्ध दिख रहा है, उससे मैच नहीं हो रहा। सबूत के तौर पर लोग सोशल मीडिया पर गिरफ्तार आरोपी शरीफुल और सीसीटीवी में दिख रहे संदिग्ध के चेहरे की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों की शक्लें तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। आप देखिए भाई, पहले दिन ये आदमी भी पकड़ा गया था, बाद में कहा गया कि ये वो नहीं है जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे थे। अब सीसीटीवी वाले को देखिए और इसको देखिए, तो पब्लिक अपनी अपनी थ्योरी गढ़ रही है सोशल मीडिया पर कि ये मैच ही नहीं हो रहा चेहरा। सीसीटीवी में दिखते शख्स से और इस व्यक्ति के चेहरे की तस्वीर को देखकर लोग कह रहे हैं ये दोनों सेम व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन पुलिस का दावा है कि क्राइम सीन से जो फिंगरप्रिंट मिले हैं वो गिरफ्तार आरोपी शरीफुल के फिंगरप्रिंट से मैच कर गए। पुलिस कह रही है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जो शरीफुल को दोषी साबित कर देंगे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और अब सैफ भी अस्पताल से घर आ चुके हैं। घर आते ही सैफ अली खान ने उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर से मुलाकात की जो उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल लेकर गया था। उनसे पैसे भी नहीं लिए थे। इस ऑटो ड्राइवर का नाम भजन सिंह राणा है, जिसने टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए सैफ से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। अब उनकी इच्छा पूरी हो गई है। सैफ ने उन्हें घर बुलाकर अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और ड्राइवर को आभार जताते हुए 50,000 रुपए भी दिए। सैफ से मुलाकात के बाद ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने टाइम्स नाउ नवभारत से बात की। सुनिए क्या बताया। ये उन्होंने वही धन्यवाद के लिए बुलाया था, बहुत बहुत धन्यवाद बोले। इनके जितने भी परिवार के थे सब ने ऐसे हाथ जोड़ के ये कहा कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम किए। मम्मी बोले कि ये मम्मी है मेरी। हाँ जी। और सैफ अली खान थे बाकी, और उनकी लड़की भी थी। ये तो जिंदगी भर मुझे याद रहेगा कि स्टार की मैंने थोड़ी हेल्प करी थी, थोड़ी जो कि ना समझ के भी। जैसे भी अब इतना बड़ा स्टार होगा, ये मैं कभी नहीं सोचा जिंदगी में ऐसा कोई स्टार मुझे मिलेगा जो मेरी गाड़ी रिक्शे में बैठेगा। इतना कि मुझे आज तक इतना कोई सम्मान नहीं मिला जितना वो मुझे सम्मान दिए सर। हालांकि अब सैफ अली खान तो घर आ गए, तेजी से रिकवरी भी हो रही है, लेकिन सैफ पर हमले ने मुंबई पुलिस की साख को भी नुकसान पहुंचाया। लोग कह रहे कि देखो, एक चोर ने इतने बड़े स्टार के घर में घुसकर उसे चाकू से घायल कर दिया। आज सैफ के साथ जो हुआ है वो कल किसी और सेलिब्रिटी के साथ भी हो सकता है। सेलिब्रिटी के साथ हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल पूछ रहे हैं लोग, और इसलिए पुलिस के लिए ये केस रेपुटेशन का सवाल बन गया है।
तभी तो वो केस की जांच में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी। पाठशाला में अब अगली क्लास। महाकुंभ में सीएम योगी ने डुबकी लगाने के पहले वो किया जो आपने कभी देखा ना होगा। सीएम योगी का महाकुंभ से वो बड़ा ऐलान जो यूपी की तस्वीर बदल देगा क्या? अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में जीत का भरोसा नहीं, खुद ही बड़ी बात कह दी क्या? अब इसका चैप्टर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की इस समय देश दुनिया में चर्चा हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के भव्य आयोजन में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ का दौरा करते रहते हैं। सीएम योगी बारीक से बारीक डिटेल देख रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ी हो तो मौके पर पहुंच जाते हैं। सीएम योगी के लिए महाकुंभ सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को नए अंदाज में पेश करने का मौका भी है। आज तो सीएम योगी ने महाकुंभ में अपनी पूरी कैबिनेट उतार दी। महाकुंभ में ही योगी कैबिनेट की बैठक भी हुई जिसमें कई बड़े बड़े फैसले हुए। ये वो फैसले हैं जिनसे पूरे प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होगा। लेकिन चर्चा तो इन तस्वीरों की हो रही है। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने के अलावा सीएम योगी और सारे मंत्रियों ने त्रिवेणी में स्नान भी किया और इस दौरान सीएम योगी का वो अंदाज दिखाई दिया जो पहले कभी नहीं देखा होगा आपने। सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ स्नान करते दिखे। इधर यूपी में मिल्कीपुर चुनाव को लेकर भी माहौल गर्म हो रहा है। अखिलेश यादव मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन कंडीशन के साथ। अखिलेश यादव महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर भी सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर यूपी में अलग ही लेवल का माहौल दिख रहा है। सनातन और राजनीति का गजब का मिक्स चल रहा है। आपको महाकुंभ और यूपी की राजनीति से जुड़ी सारी अपडेट आज बताऊंगा। उससे पहले एक झलक देखिए कि सीएम योगी ने आज महाकुंभ पहुंचकर कैसे सनातन के सबसे बड़े पर्व को एंजॉय किया और क्या क्या किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों का आज प्रयागराज में आने का प्रोग्राम पहले से तय था। सीएम योगी अपने सारे मंत्रियों के साथ महाकुंभ में आए। सीएम योगी ने पवित्र संगम में स्नान किया। यूपी सरकार के सारे मंत्रियों ने भी संगम में स्नान किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी यहां मौजूद थे। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि महाकुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन हो रहा है। संगम में सीएम योगी और उनके मंत्रियों के स्नान को देखते हुए पूरी तैयारी की गई थी। सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए। संगम पर एक घेरा बनाया गया था जिसके अंदर ही सभी लोगों ने स्नान किया। इस दौरान सीएम योगी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम योगी को अभी तक सख्त प्रशासक के रूप में ही लोग देखते आए, लेकिन संगम में स्नान के दौरान सीएम योगी किसी आम आदमी की तरह पानी में आनंदित होते दिखाई दिए। आप देखिए, जैसे आम आदमी नहीं जाएगा दोस्त यारों के साथ तो पानी से खेलता है, एक दूसरे पे पानी डालता है, उस तरह से पानी फेंकते हुए अपने सहयोगी मंत्रियों पर नजर आए और पूरी तरह से संगम में स्नान का आनंद लिया। ये उसकी तस्वीर है। सीएम योगी की ऐसी तस्वीरें लोगों ने पहले कभी नहीं देखी कि वो इस तरह से हंसते खिलखिलाते अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ इस तरह से मस्ती करते दिखे। सीएम योगी और सारे मंत्रियों ने संगम के जल में बैठकर एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। ये उसी की तस्वीर है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम पर विधिवत पूजा अर्चना भी की। योगी आदित्यनाथ ने स्नान के दौरान सूर्य देव को जल अर्पित किया। सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने मां गंगा की पूजा और आरती भी की। महाकुंभ में संगम स्नान के साथ ही सीएम योगी ने पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया। महाकुंभ में भक्तों के लिए जो सुविधाएं तैयार की गई हैं, सीएम योगी ने उसका भी जायजा लिया। संगम पर ही सीएम योगी और उनके मंत्रियों ने बोट राइड भी की। इस दौरान सीएम योगी ने संगम आई साइबेरियन पक्षियों को दाना भी खिलाया। इसके बाद महाकुंभ में बने सर्किट हाउस में सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। योगी कैबिनेट की बैठक के लिए अरैल के त्रिवेणी संकुल में सर्किट हाउस को खास तौर पर तैयार किया गया था। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज ही के दिन अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। आज ही कैबिनेट की बैठक प्रयागराज के महाकुंभ में हो रही है, जहां विकास की नई योजनाओं को स्वीकृत किया गया। कौन सी ये योजनाएं थी, कैबिनेट बैठक में क्या बड़े फैसले हुए, ये बताऊंगा, लेकिन एक बार पहले सीएम योगी को सुनिए। प्रभु आज ही के दिन 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुए थे और आज पहली बार उत्तर प्रदेश का पूरा मंत्री परिषद आज यहां पर आया है। और मुझे लगता है कि अगले कुंभ की क्या स्थिति होती है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का ये मंत्री परिषद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर प्रयागराज की धरती पर प्रस्तुत कर रहा है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कौन कौन से फैसले लिए गए हैं वो आपको बताता हूं। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन को मंजूरी, इसका फैसला हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे अब प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।
प्रयागराज में यमुना पर नया पुल और गंगा पर 4 लेन पुल बनेगा। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम का बॉन्ड जारी होगा। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। बलरामपुर, हाथरस, बागपत, कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। टाटा टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में 62 ITI डेवलप करेगी। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने को मंजूरी दी गई है। 5 साल में 2 करोड़ छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से यूपी के विकास को रफ्तार मिलेगी, खास तौर पर प्रयागराज का कायाकल्प हो जाएगा। सीएम योगी का यह बयान भी सुनिए, फिर बताऊंगा कि महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक पर अखिलेश यादव क्यों भड़क गए। महाकुंभ में पहली बार उत्तर प्रदेश का संपूर्ण मंत्रिपरिषद उपस्थित है। हमारे सहयोगी सभी मंत्रियों ने आज यहां पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की है। प्रदेश के विकास से जुड़े हुए जो नीतिगत निर्णय हैं उन मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा यहां पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ प्रयागराज के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई तो यह बात अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट की बैठक पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने सीएम योगी और उनके मंत्रियों के संगम स्नान पर ट्वीट किया और लिखा कि त्रिवेणी को करें प्रणाम और रखें नहान का मान। यानी उनको त्रिवेणी में ये जो स्नान हुआ ये भी पसंद नहीं आया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के स्नान पर ट्वीट किया तो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल कैसे पीछे रहती। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने सीएम योगी और उनके मंत्रियों के संगम स्नान पर बेहद आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। क्या लिखा है सुनिए। लिख रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले कि जैसे बारिश के मौसम में गली मोहल्ले के छपरी लौंडे बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी कैबिनेट आज छपरी लौंडों की बात ही बिहेव कर रही है। ये तो भाषा है सीएम के लिए, कैबिनेट के लिए। स्नान कर लिए, थोड़ा सा वहां आनंद ले लिया तो ये छपरी लौंडे हो गए। मैं आपको अभी वो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण दिखाते हुए नहीं कह रहा था कि वहां वो भाई नाच भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, यहां स्नान में भी थोड़ा आनंद हो जाए तो लोग कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। समाजवादी पार्टी को हर बात ही में दिक्कत हो जाती है और यह पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर इस तरह की बातें कही। वो पहले भी महाकुंभ के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर लिखते रहे। अखिलेश को महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक दिखावा लगी। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम में से बहुत सारे लोग गंगा स्नान कराए लेकिन फोटो नहीं डाली। सुनिए अखिलेश यादव को। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर। कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। अखिलेश यादव के निशाने पर सीएम योगी इसलिए भी है क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि पब्लिक तो यह भी कह रही है कि अखिलेश यादव गंगा स्नान करने गए थे तो उसकी फोटो तो डाली ही थी। हालांकि सीएम योगी ने मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर भी भयंकर तैयारी की। मिल्कीपुर के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। मिल्कीपुर सीट पहले समाजवादी पार्टी के पास ही थी। 2024 के चुनाव में यहां से विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या के लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद यह सीट खाली हुई। अखिलेश ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को टिकट दिया है। अखिलेश भी मिल्कीपुर में जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी की जीत का अखिलेश को भी पूरा भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव भी मिल्कीपुर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड के साथ। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। यानी कंडीशंस अप्लाइड। अगर हार गए तो चुनाव निष्पक्ष नहीं रहेगा, अगर जीत गए तो चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा।
हिसाब क्लियर है।